फंक्शनल होना चाहिए था, लेकिन उधमपुर का मेडिकल कॉलेज आज 4th ईयर MBBS चल रहा है। लेकिन लद्दाख का जो मेडिकल कॉलेज है वो अभी कुछ अता पता नहीं है। लेह से दिल्ली तक 20,000 रुपये, 20,000 60,000 उनका हो गया। फिर जब वो गौतम नगर में रहेंगे वहाँ पे 20,000 से कम को कमरा नहीं मिलता है, 20,000 वहाँ दे दिया। फिर 20,000 ब्रोकर को देना पड़ता है, 40 हो गया। फिर 20,000 एडवांस में देना पड़ता है। लद्दाख से गौतम नगर तक पहुंच, अभी इनका ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ है, हॉस्पिटल में अभी नहीं दिखाया, धक्के नहीं खाए हैं। वहां तक उनका 1,20,000 रुपये उनका खर्चा हो रहा है। जब लद्दाख के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, जब मैं मेडिकल ऑफिसर जब मैं छोड़ के आया, तब से मैंने ये वादा किया खुद से, जितने भी जो लद्दाखी पेशेंट्स आता है लद्दाख से रेफरल होके, वो मैं अपनी कैपेसिटी में उन सबको मैं मदद करूंगा। तो इसलिए जब कोविड के टाइम पे मैंने कम से कम लेह और कारगिल से 500 से ज़्यादा मैंने पेशेंट को एडमिट करवाए है 16 जैसे जगहों पे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेह और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कारगिल में, जबकि आपकी इतने ज़्यादा कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स, लद्दाख की यंग डॉक्टर्स जो बहुत कॉम्पिटेंट थे, एम्स, PGI, जिपमर जैसे जगह से करके आ रहे हैं, लेकिन उनको जगह नहीं मिलते हैं। जो लद्दाख के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, वो जो रिटायर्ड वाले हैं, उनको फिर से रिक्रूट किया गया है NHM के अंडर। कश्मीर में डेटा के हिसाब से 22 लाख से ज़्यादा IV ड्रग यूज़र है कश्मीर में, जो इंजेक्शन यूज़ करते। और वहाँ से फिर हम पास में ये बॉर्डर में है, तो ये जो आग जो फैली है वो लद्दाख जैसे जगह पे पहुँची है। बहुत शायद लद्दाख के लोग बहुत और सारी चीज़ों के लिए एजिटेशन कर रहे हैं या बहुत सारे चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ के लिए वो आवाज़ उठाना चाहिए वो शायद इस चीज़ को नहीं उठा रहे हैं। इसमें से कुछ लोग हैं, मैं उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। लद्दाख पुलिस बहुत अच्छा काम कर रहा है, उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है। मतलब चमस्ते मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है लद्दाख में, जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। ड्रग एडिक्शन के साथ साथ आप बहुत जो खतरनाक बीमारी है वो है हेपेटाइटिस B, HIV एड्स और हेपेटाइटिस C। क्योंकि ये जो बच्चे हैं वो आपस में इंजेक्शन यूज़ करते हैं, तो वो जब फिर किसी को HIV एड्स या हेपेटाइटिस C है, वो मान लो किसी से जाके शादी कर जाता है, तो उस बेचारी लड़की को भी हो जाएगा, फिर उनकी बच्चों को भी हो जाएगा। आप सभी को एक बार फिर गुलिस्तान न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। लद्दाख के अंदर हेल्थ फैसिलिटीज़ की बढ़ावे के लिए कई सालों से लद्दाख के लोग मांग कर रहे हैं, और इस वक्त जो हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ फैसिलिटीज़ और ख़ासकर ड्रग मैनर्स जैसी चीज़ों को रोकने के लिए लद्दाख के अंदर नए इक़दाम देखने को मिल रहा है। आज के इस ख़ास प्रोग्राम में हमारे साथ एक ख़ास मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं, डॉक्टर मेहदी अली, जो कि प्रेसिडेंट लद्दाख मेडिकल एसोसिएशन हैं और वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन FEMA और चीफ एडवाइज़र RD एम्स न्यू दिल्ली हैं। और डॉक्टर मेहदी का मेडिकल फील्ड में काफ़ी लंबे वक्त से एक्सपीरियंस रहा है। इससे पहले एम्स से पहले लगभग 9 साल स्किम्स में काम करने के बाद पिछले 3 सालों से एम्स में लगातार काम कर रहे हैं। इन सारे विषय के ऊपर, इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर इनसे गुफ्तगू करेंगे और इनकी राय आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सर, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले आपका हम वेलकम करते हैं। आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से अपना टाइम निकाला। तो जिस तरह से मेडिकल कॉलेज को लेके कहीं ना कहीं लद्दाख के अंदर पिछले कई सालों से लोगों का डिमांड था, और गवर्नमेंट के द्वारा मेडिकल कॉलेज की अनाउंसमेंट लद्दाख में की गई है। रिसेंटली आपने लद्दाख के अंदर जो है मेडिकल कॉलेज के हवाले से कई सारे इश्यूज़ रेस किया, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखा गया, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके नुब्रा जैसे जगहों पे आपने कई सारे इश्यूज़ रेस किया। तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे खासकर मेडिकल कॉलेज के हवाले से, और क्या डेटा है आपके पास मेडिकल कॉलेज का बनना कितना इम्पोर्टेंस है, और किस तरह की कोशिशें एज ए प्रेसिडेंट लद्दाख मेडिकल एसोसिएशन आपकी तरफ से जारी है? बहुत बहुत शुक्रिया इसाक भाई। मैं आपको और आपकी चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने ऐसे बहुत बड़े मसले पे इस इशू को उठाने के लिए हमारे साथ आप मौजूद है यहाँ पे। तो मैं ये एक वाक़े से मैं इस चीज़ को शुरू करना चाहता हूँ कि जब मैं 2016-17 में जब मैं मेडिकल ऑफिसर बन के मैं लद्दाख गया था, तो मैं ऐसे मेडिकल ऑफिसर था PHC बोगदंग पे। तो वहाँ पे मैं ऐसे मेडिकल ऑफिसर रहा कुछ महीना।
तो मतलब हैरानी की बात ये हुई जब मैं अब बीइंग ए मेडिकल ऑफिसर आप सारे केसेस को आप हैंडल नहीं कर पाते हो। कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट केस आते हैं या कोई किसी का टांग टूट के आते हैं या कोई मान लो आपको अपेंडिक्स सर्जरी की ज़रूरत होती है या और गायनी केसेस आते हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस है। तो उस चीज़ को लेके जब मैं पीएचसी बोगदान से जब मैं पेशेंट्स को रेफर करता था सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नोबरा में, मैं वहाँ से लिखता था कि रेफर टू सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फॉर ऑर्थोपेडिक कंसल्टेशन या फिजिशियन कंसल्टेशन, ईएनटी कंसल्टेशन या सर्जन कंसल्टेशन। तो फिर मैं नया नया था तो मैं यहाँ से इस उम्मीद में भेजता था कि शायद वहाँ पे ये सारे फैसिलिटीज़ होगा। तो एक दिन मुझे बीएमओ डॉक्टर छोरल ने मुझे एक बार छोरल मैम ने कॉल किया था कि डॉक्टर मेहदी हम सारे जो डॉक्टर हैं ख़ासकर हमारे बुद्धिस्ट कम्युनिटी की हम सब एक छुस के लिए जा रहे हैं पूजा करने के लिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के आके आप इधर संभालिए। वो समर का टाइम भी था, बहुत टूरिस्ट सीजन है तो बहुत रोड ट्रैफिक केसेस बहुत ज़्यादा आता था। जब मैं वहाँ जाया तो मैं बिल्कुल एकदम हैरान हो गया। तो जो मैं वहाँ से पीएचसी से मैं केसेस में सर्जन के लिए भेजता था, ऑर्थोपेडिशन के लिए भेजता था और बाकी जितने भी मैं सुपर स्पेशलिटी या स्पेशलिस्ट के लिए मैं जो केसेस भेजता था वहाँ से, तो वो सारे केसेस एक एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर देख रहा था। मतलब फिर मैं सोचा यार मतलब ये चीज़ें तो मैं भी वहाँ पे कर सकता था। ये कब की बात है सर? ये 2016-17 की बात है जब मैं मेडिकल ऑफिसर था। तो फिर मतलब मैं लिटरली मतलब मैं बहुत हैरान हो गया कि मतलब जो चीज़ मैं इस उम्मीद से वहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक बहुत बड़ी होते हैं जहाँ पे लद्दाख से जगह पे एक्सपेक्टेड है कि ये चीज़ें अवेलेबल हो, तो बदकिस्मती से वो सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं था। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट नहीं होने की वजह से वो सारे पेशेंट को या लद्दाख से बाहर या लद्दाख में ही रेफरल कर रहे थे। फिर मैंने वहाँ से रिज़ाइन दे के आया था इस उम्मीद में कि मैं बाहर जाऊँगा, कुछ अच्छा करूँगा और मैं वापस लद्दाख जाके एक दिन में शायद लद्दाख के लिए एक बेटर वे में मैं उनको सर्विस प्रोवाइड कर सकूं। इसलिए मैंने यही रीज़न है कि मैंने एमडी जो मैंने किया है मैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में किया है, ताकि मैं एक बहुत सोच लेके मैं आया हूँ, एक बहुत विजन लेके, ताकि मैं कल लद्दाख में जाके फिर मैं लद्दाख की जो चीज़ें जो मेरे तक लेवल है जो मैं कर सकूँ। मैं क्योंकि मैं मेडिकल बैकग्राउंड से आता हूँ तो मुझे एडमिनिस्ट्रेशन भी जब मैं सीख रहा हूँ तो शायद मैं बेटर डिलीवर कर पाऊँगा वो सारी चीज़ें। तो इसी चीज़ ये एक बैकग्राउंड था कि लद्दाख की हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का। आप सबको मालूम है, पता है कि अनफॉर्चुनेटली जो लद्दाख का मेडिकल कॉलेज है वो सेंक्शन हुआ था 2019 में जीएमसी उधमपुर के साथ, लेकिन बदकिस्मती से लद्दाख जैसे जगह पे जो बहुत जल्दी होना चाहिए था, ये चीज़ें फंक्शनल होना चाहिए था, लेकिन उधमपुर का मेडिकल कॉलेज आज 4th ईयर एमबीबीएस चल रहा है, लेकिन लद्दाख का जो मेडिकल कॉलेज है वो अभी कुछ अता पता नहीं है। तो मैंने ये जितने भी हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव था या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था उनका काम था इस चीज़ को एस्केलेट करना, इस चीज़ को टाइम पे करना। बट मैं अपने लेवल पे बीइंग ए प्रेसिडेंट लद्दाख मेडिकल एसोसिएशन बहुत बार इस मुद्दे को उठाया है, आप सभी ने देखा होगा। मैंने इससे पहले भी चीफ सेक्रेटरी सर से भी मिले थे, फिर इससे पहले जो गवर्नर थे लद्दाख के तो मैं उनसे भी मिले थे, बट वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए लद्दाख में थे तो शायद वो कुछ कर नहीं पाए। इस बार भी मैं जो श्री वीके सक्सेना सर है लद्दाख का गवर्नर, मैं उनसे भी मिला था कि आप इस चीज़ को प्लीज़ एक्सपेडाइट करें और लद्दाख जैसे जगह पे मेडिकल कॉलेज होना कितना इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को आप मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ को एस्केलेट करें। तो हाल ही में जब मैं लद्दाख गया था तो मैं लद्दाख के जो नोब्रा वैली की मैं डेप्यूटी कमिश्नर से मिले थे श्री बेनीवाल जी से, तो उनका काफ़ी अच्छा मुझे रिस्पॉन्स था। बट मुझे ये भी पता है कि मतलब उनके हाथ तक इतना कुछ नहीं है, बट उन्होंने भी ये इंश्योर किया और मैंने भी उनसे ये रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आजकल हालात जी इस इशू को आप टेकअप करें और आगे फर्दर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है आप उन तक पहुंचाए ये मेडिकल कॉलेज के इशू। जो लद्दाख जैसे जगह पे आपको पता है आजकल टूरिस्ट का सीज़न है
और बहुत सारे आजकल आपको पता ही नहीं चलता है कि किस टाइप की केसेस आते हैं। आप मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जैसे बनने में तो हम यूनियन टेरिटरी बने हैं, लेकिन आजकल इतना एडवांस हो चुका है मेडिकल फील्ड, एक डिस्ट्रिक्ट 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के आपको ये सारे केसेस नहीं हैंडल होते हैं। जैसे मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ कि लद्दाख की डॉक्टर को लोग एसटी वाले डॉक्टर बोला जाता है, कैटेगरी वाले डॉक्टर बोला जाता है। ऐसा नहीं है। लद्दाख में 90% अगर हम देखा जाए तो, या अगर टीचर भी हमारे हो या लॉयर भी हो, कोई भी हमारे हो, डेफिनेटली एसटी की ही थ्रू ही बने हैं। लेकिन मतलब मुझे किसी की क्वालिफिकेशन पे या कॉम्पिटेंसी पे मुझे कोई शक नहीं, चाहे वो लॉयर हो, बहुत कॉम्पिटेंट है। मैं कुछ लद्दाख की सीजीएम तक को भी जानता हूँ, बहुत कॉम्पिटेंट है। वैसे ही अगर आप देखा जाए तो एसटी को दूर रखते हुए लद्दाख की जो डॉक्टर्स है, चाहे वो लेह और कारगिल में, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जैसे कि एम्स हो गया न्यू दिल्ली, पीजीआई चंडीगढ़ हो गया, जिपमर हो गया, ऐसे कॉलेजेस से ओपन मेरिट में लोग सिलेक्शन हो के आया है आज जी। भी हैं। हाँ डेफिनेटली, ऐसा नहीं कि वो एसटी लेके गए हो, क्योंकि कुछ टाइम ऐसा होता है कि उसके बाद एसटी चलता नहीं है आपका। जैसे डीएम हो गया, एमसीएच हो गया, मतलब मेरे फ्रेंड्स या कलीग्स या सीनियर गेस्ट्रो में कर रहे हैं, न्यूरोलॉजी में कर रहे हैं, न्यूरो सर्जन बन के आ रहे हैं, तो ये वो डॉक्टर नहीं है जिनको एसटी की जरूरत है। तो लद्दाख की डॉक्टर्स बहुत कॉम्पिटेंट है। खासकर जब मैं इससे पहले जब शेर कश्मीर में था तो वहाँ पे बहुत सारे लेह और कारगिल से मुझे डॉक्टर, जिनको मैं जानता नहीं था लेकिन वो मुझे पेशेंट भेजते थे, तो वो लोग लद्दाख की जो डॉक्टर्स है वो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की डॉक्टर के हिसाब से बहुत कॉम्पिटेंट डॉक्टर है, बहुत अपने पेशेंट का बहुत ध्यान रखता है। मतलब रेफर करने के बाद तो उनके सिर से जाना चाहिए था, लेकिन वो उसके बाद भी कॉल करके पूछते हैं, पेशेंट का अपडेट पूछते रहते हैं कि पेशेंट के साथ क्या हुआ। तो सर, जिस तरह से आपने कहा कि लद्दाख के अंदर जो मेडिकल कॉलेज 2019 में सैंक्शन हुआ जी, और अभी मेडिकल कॉलेज के ऊपर प्रॉपर फंक्शनल होना बाकी है। अब चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर 2019 के बाद जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वो काफ़ी बढ़ते हुए हमें देखा गया है, तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या मेडिकल कॉलेज चल सकता है, और जितना हो सके जल्दी मेडिकल कॉलेज बनना कितना ज़रूरी है? क्योंकि आपने सिक्किम्स में भी काम किया और एम्स में इस वक्त काम कर रहे हैं, लद्दाख के बहुत सारे पेशेंट्स बाहर जाते हैं, तो उस हवाले से थोड़ा बताइए। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो लद्दाख में जो मेडिकल कॉलेज सैंक्शन और अप्रूव किया था उधमपुर के साथ, उसके साथ साथ पार्लियामेंट अफेयर में भी ये एक अप्रूव हुआ था। 327 करोड़ रुपए हमारे लद्दाख के लिए अप्रूव हुआ था। उसमें से भी 125 करोड़ तो बिल्कुल एकदम फास्ट ट्रैक पे उन्होंने अप्रूव किया था। और ये भी बोला गया था कि जितने भी जो 90% है सेंट्रल स्कीम फंड से आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से लद्दाख मेडिकल कॉलेज के लिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन को, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को ये डायरेक्शन दिया था कि जो वहाँ का जो प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन है और कमीशनिंग है और रिक्रूटमेंट है, वो सारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ही करेंगे। और उनको ये भी बताया गया था उस सारे ऑर्डर्स में, ये भी है कि लद्दाख मेडिकल कॉलेज जो है, जब भी कहीं भी आप अगर बनते हो ना मेडिकल कॉलेज, तो वो 100% पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनने की बात शुरू नहीं होता है कभी भी। अगर आप एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि जीएमसी एम्स जम्मू बना था, जो इस इंडिया में या हमारे कंट्री में बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल कॉलेज में आता है। जब वो इंस्टीट्यूट बना था, वहाँ की जो 3-4 साल पहले वहाँ की नर्सिंग स्टाफ या डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट हुए थे हॉस्पिटल बनने से पहले, और वहाँ की जो नर्सिंग स्टाफ को एम्स न्यू दिल्ली में ट्रेन किया था उन्होंने। 4 साल सैलरी वो लोग देते थे, ट्रेन एम्स दिल्ली में हुआ था। फिर 4 साल के बाद जब वो ट्रेन हुए, वो फिर वापस जीएमसी जम्मू, एम्स जम्मू चले गए। वैसे ही गवर्नमेंट का स्ट्रिक्टली ऑर्डर है, आप जो एग्जिस्टिंग आपके हॉस्पिटल्स है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है और ये सही है, गवर्नमेंट मतलब वो अपने जगह पे गलत नहीं है, क्योंकि 100% इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना बहुत वक्त लगता है। तो उन्होंने इसलिए बोला गया था कि जो आपके एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल को आप लेके आप मेडिकल कॉलेज को फंक्शनल कराइए। और अगर आप बाकी जगहों पे भी ये चीजें देखा गया है कि जब भी कहीं मेडिकल कॉलेज न्यूली सैंक्शन होता है तो वो किसी हॉस्पिटल बिल्डिंग को किराए पे लेके, ताकि वहाँ एमबीबीएस बच्चे आप शुरू करते हो, उससे आपकी क्या हो जाती है, एक शुरुआत हो जाती है। बिल्डिंग्स बनने में वो हमेशा टाइम लगते हैं, लेकिन बदकिस्मती से लद्दाख में वो चीज़ें आपको 6-7 साल बाद भी आपको बिल्कुल कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हमने
हर बार इस चीज़ को परस्यू किया था, एस्केलेट किया था, बट मुझे लगता है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और लद्दाख की जो लीडर्स है उसमें से एमपी हाजी अनिवाज साहब ने एक बार पार्लियामेंट में ये चीज़ उठाई थी। उसके बाद एक सीईसी टशी गेल्सन साहब है, उन्होंने एक दो जगह पे ये चीज़ें उठाया था। तो उसके बाद तो कोई भी ऐसा लीडर आपको लद्दाख में देखने को नहीं मिलेगा जो इस इशू को एक्सकलेट करे। मतलब आपने देखा होगा हर आए दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंसिस या वीडियो शूट्स बहुत सारे आते हैं लद्दाख की लीडर की तरफ से, ये और एसोसिएशन वो एसोसिएशन। और जब मेडिकल कॉलेज की बात आता है कोई भी इंसान आपने देखा होगा कोई आवाज़ नहीं उठाता है, हालांकि इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा लद्दाख जैसे जगह पे आपने हाल ही में देखा होगा, एक तो टूरिस्ट प्लेस है, फिर जियोग्राफिकली इतना डिफिकल्ट एरिया है, हार्श क्लाइमेट है। आप भी लद्दाखी हो, आप इसको बेहतर जानते हो। कश्मीर की साइड से यहाँ इधर हिमाचल की साइड से 6 महीने के लिए कट ऑफ रहता है हमेशा। उस चीज़ में बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर मैं हाल ही में आपको जब मैं लद्दाख गया था हाल ही में, तो मुझे एक पेशेंट का फ़ोन आया तो एम्स दिल्ली से, तो कि सर हम लद्दाख से हैं, हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। तो वो मतलब मैं खुद भी मसरूफ़ था लद्दाख में, तो मैं एम्स में भी नहीं था। फिर मैंने वो बार बार जब फ़ोन कर रहे थे तो मैंने उनसे बोला आपको इतनी क्या मतलब जल्दी में हो, क्या हो रहा है, कुछ इशू है? तो उन्होंने ये बताया कि अगर आप देख सकते हो कि मेडिकल कॉलेज नहीं होने से कितनी परेशानी है। तो एक लेडी मुझे फ़ोन कर रही है, वो मुझे ये बता रही है सर हम दिल्ली आके 1 हफ्ता हो गया, हम 3 लोग आए पेशेंट के साथ, मतलब पेशेंट को मिलके 3 लोग, हमने 20-20 हज़ार रुपये जहाज़ का टिकट वन वे दिया है, लेह से दिल्ली तक 20 हज़ार रुपये, 20-20 हज़ार 60 हज़ार उनका हो गया। फिर जब वो गौतम नगर में रहेंगे वहाँ पे 20 हज़ार से कम को कमरा नहीं मिलता है, 20 हज़ार वहाँ दे दिया, फिर 20 हज़ार ब्रोकर को देना पड़ता है, 40 हो गया, फिर 20 हज़ार एडवांस में देना पड़ता है। लद्दाख से गौतम नगर तक पहुंच, अभी इनका ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ है, हॉस्पिटल में अभी नहीं दिखाए, धक्के नहीं खाए, वहां तक उनका 1,20,000 रुपये उनका खर्चा हो रहा है। उसके बाद आप सोचो जब दिल्ली जैसे गर्मी जगह पे वो पेशेंट कैसे सरवाइव करेंगे, वो अटेंडेंस कैसे सरवाइव करेंगे। लद्दाख जैसे अभी भी ठंडी है सुबह शाम बहुत ज्यादा, तो वो जब बाहर आते हैं ना बहुत हर लद्दाखी अमीर नहीं है, फेस करना पड़ता है जी बहुत ज़्यादा। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, चूँकि आपने पेशेंट्स के साथ बहुत डील किया है, इससे पहले स्किन सोरा में भी पेशेंट्स डील किया है, इस वक्त भी दिल्ली में भी बहुत सारे पेशेंट्स के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, उनको मदद करने की आप कोशिश करते हैं। तो किस तरह की पेशेंट्स जो हैं ज़्यादातर लद्दाख से बाहर आते हैं? जी नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इसमें भी अब मैं बहुत सालों से जब ये चीज़ें देख रहा हूँ तो मतलब ना हर चीज़ पे एक एक्सपीरियंस हमेशा है। जब मैं लद्दाख से बाहर था, जब MBBS मैंने जब कर ही रहा था, तो हमेशा एक कीड़ा था कि यार मतलब लद्दाख के लिए कुछ करना है वाला, वो मतलब बहुत लोग से इंस्पायर्ड था, वो हमेशा वो एक कीड़ा था कि लद्दाख के लिए कुछ करना है, लेकिन लद्दाख से बाहर रह के आप लद्दाख के लिए कुछ कर नहीं सकते थे। फिर मैंने 2014 में मैंने ये डिसाइड किया कि मैं बाहर रह के मैं क्या कर सकता हूँ लद्दाख के लिए। तो फिर जब लद्दाख के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, जब मैं मेडिकल ऑफिसर जब मैं छोड़ के आया, तब से मैंने ये वादा किया खुद से, जितने भी जो लद्दाखी पेशेंट्स आता है लद्दाख से रेफरल होके, वो मैं अपनी कैपेसिटी में उन सबको मैं मदद करूंगा। तो इसलिए जब कोविड के टाइम पे मैंने कम से कम लेह और कारगिल से 500 से ज़्यादा मैंने पेशेंट को एडमिट करवाया है, सोरा जैसे जगहों पे, मतलब 1-2 साल में 500 से ज़्यादा पेशेंट को मैंने एडमिट करवाया है। उसके बाद आपके बाद PGI चंडीगढ़ हो गया, जम्मू में हो गया, और आज मैं जब एम्स में हूँ तो बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो लिटरली बहुत ज़्यादा मजबूर होता है, क्योंकि दिल्ली जैसे जगह पे एम्स में आपको एडमिशन मिलना, आपको अपॉइंटमेंट मिलना मतलब ना के बराबर। यहाँ VVIP पेशेंट्स आते हैं उनको भी मना किया जाता है, लेकिन लद्दाख के लोग बेचारे बहुत मजबूर होता है। आप जब बीमार हो तो आना पड़ता है मेडिकल कॉलेज नहीं होने की वजह से। तो कभी ये पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जिनके पास खासकर विंटर जैसे जगह पे जब पेशेंट को, क्योंकि तब पावन हेली के थ्रू आते थे, उसमें 70 से 80 हज़ार आपका पेशेंट का, एक पेशेंट और एक अटेंडेंट का आपको लगता है। तो ऐसे भी पेशेंट आए। जब मुझे याद है जब एक लामा जी जब उनको स्किम्स रेफ़र किया था, तो उनके साथ एक बिल्कुल
अटेंडेंट ही एक ही था, तो मतलब ऐसा भी किया मैंने, रात रात में खुद भी उनके साथ रहा हूँ वहाँ पे। और एक और इंसिडेंट जो जांस्कर से एक पेशेंट रेफर किया था, एक बच्चा था, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था, उसकी सिर्फ बूढ़ी माँ थी उनके साथ। वो सोरा जैसे जगह पे आके, कश्मीर जैसे नए जगह पे बहुत मुश्किल था, तब भी मैं उनके साथ रात को 3 बजे तक मैं उनके साथ रह के, क्योंकि मतलब मैं खुद भी बहुत मतलब जाहिर सी बात है डॉक्टरी फील्ड में बहुत ड्यूटी हेक्टिक होता है, लेकिन जब ये हालात देखते हैं ना बहुत मजबूर हो जाते हैं, आप नहीं चाह के भी आप उनके साथ बैठने का मन करता है। तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल है लद्दाख में, ये सब हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से पेशेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है जी, जाहिर सी बात, उसमें आप फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली पूरे ड्रेन हो जाते हो। आपने अभी देखा होगा दिल्ली जैसे जगहों पे कितना मुश्किल है, लद्दाख में सुबह शाम आप जैकेट तक पहनते हो, दिल्ली में आके आपको बिल्कुल 45 डिग्री 48 डिग्री तक है, उसमें आपके लद्दाख से पेशेंट आके सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। इससे हमें अंदाजा होता है मेडिकल कॉलेज के इम्पोर्टेंस। सर जिस तरह से चूंकि टाइम की कमी है, तो लद्दाख के अंदर ख़ासकर जो रिक्रूटमेंट के हवाले से और जो मेडिकल फील्ड में मेडिकल ऑफिसर्स और डेंटल्स के रिक्रूटमेंट के हवाले से भी लगातार मांग जारी है, तो क्या अपडेट हैं? चूँकि गैजेटेड पोस्ट के हवाले से कुछ रिक्रूटमेंट के हवाले से नोटिफिकेशंस देखने को मिल रहा था, तो इस वक्त क्या स्थिति है, आप क्या मांग करना चाहेंगे? जी, कि अगर आप देखा जाए तो ना लद्दाख में जो मेडिकल फ्रेटर्निटी में एक इंसान MBBS 6 साल करता है, उसके बाद MD या MS या 3 साल करता है, उसके बाद DM MCH, इतने 10 से 12 15 साल पढ़ने के बाद भी उनको जॉब ही नहीं मिलता है। क्योंकि जब जम्मू कश्मीर के साथ जब हम थे तो हम वहाँ की कॉलेजेस में हमें SR सीनियर रेजिडेंटशिप मिलता था आराम से, फिर उसके बाद हम फैकल्टीज बनते थे, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह बनते थे। बट जब वहाँ से जब हम अलग हो गए, उनके पास तो अपना एग्जिस्टिंग ऑलरेडी है, लद्दाख के पास कुछ नहीं था, तो हम उन कॉलेजेस में हम एलिजिबल ही नहीं हो जाते हैं, ना हमें वहाँ एसआरशिप मिलती है, ना हमें वहाँ पे फैकल्टी बनता है। उसकी वजह से लद्दाख की जो मेडिकल फ्रेटर्निटी में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत ज़्यादा है। अभी आप देखोगे तो जो NHM के अंडर सिर्फ 56 आई थिंक सीट है, वो ऑलरेडी फिल्ड है। और उसमें से भी एक बहुत दुख की बात लद्दाख में, अगर आप देखो, मैं आप मीडिया फ्रेटर्निटी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इस इशू को उठाई है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेह और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कारगिल में, जबकि आपकी इतने ज़्यादा कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स, लद्दाख की यंग डॉक्टर्स जो बहुत कॉम्पिटेंट से एम्स, PGI, जिपमर जैसे जगह से करके आ रहे हैं, लेकिन उनको जगह नहीं मिलते हैं। जो लद्दाख के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, वो जो रिटायर्ड वाले हैं, उनको फिर से रिक्रूट किया गया है NHM के अंडर। आप देखो कितनी जुल्म की बात है। मैं सारे उन डॉक्टर से हम रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ दिया जाता है। जी हाँ, नहीं मतलब आप अगर आप रिटायर हो जाते तो आप घर पे बैठते हो या आप क्लिनिक चलाते हो। अब फिर से रिक्रूटमेंट, अगर आपके लद्दाख में डॉक्टर की कमी होते हैं तो ठीक है, आपको रखते, लेकिन ऑलरेडी पीछे इतने यंग डॉक्टर जो बेरोजगार बैठे हैं, और आप रिटायर्ड वाले डॉक्टर को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कारगिल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले पे सिफारिश पे उनको फिर से NHM में रखा है। अब वो क्या होता है, जो यंग डॉक्टर्स है ना, उनमें खून में जज्बा होता है, वो काम करने की ताकत रखते हैं और बहुत कॉम्पिटेंट, बहुत नए नए चीज सीख के आ रहे हैं। बट आप रिटायर्ड डॉक्टर्स को, मतलब मेरे हिसाब से वो रिटायर्ड डॉक्टर्स को, मतलब मुझे पर्सनली मैं नहीं जानता कौन है, बट मुझे इसका इल्म है, वहां पे बहुत लेह और कारगिल दोनों में है। बट उनको खुद समझने चाहिए कि एक तो वो इतने साल सर्व करके उन्होंने सर्विस किया है, सर्विस किया, आप रिटायर हो गए, एग्जैक्टली, आप रिटायर होके घर बैठ जाओ। क्यों आप बाकियों की सीट खा के फिर से रिटायरमेंट के बाद आप बैठे हो? और जो इन डॉक्टर को दे दो जो बहुत कॉम्पिटेंट है, जो जिनको सच में जरूरत है जॉब। आप सर्जन करके, ENT करके नोबरा में बैठे हैं, वहां पे ऑर्थोपेडिशियंस है बहुत कॉम्पिटेंट, वहां पे ENT सर्जन है, वहां पे बहुत कुछ है, लेकिन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से ना उनका हाथ बंद हो जाता है, क्योंकि वो सर्जन है, उनको काम जब तक नहीं करोगे उनको हाथ बैठ जाता है। बट आपने जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में है, जहां पे उनको रखना चाहिए, वहां पे आपने पुराने वही रिटायर्ड वाले डॉक्टर को फिर से रखा हुआ है। क्या अपडेट है सर रिक्रूटमेंट्स को लेकर? रिक्रूटमेंट को लेकर अभी यही है कि 25 मेडिकल ऑफिसर्स का जो रिक्रूटमेंट होना था, उसका पिछले साल एडवर्टीजमेंट निकला था, तो लेकिन कल ही एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें कि एक शॉर्ट लिस्ट आया है। तो हमें गवर्नमेंट से, खासकर गवर्नर
सर से और चीफ सेक्रेटरी सर से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ ये जो इंटरव्यू है उसको फास्ट ट्रैक पे किया जाए। तो जिस तरह से लद्दाख के अंदर पिछले कई सालों से ड्रग को लेके काफ़ी खदशा जो है बढ़ रहा है और ड्रग्स के केसेस भी ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। इस वक्त जो है लद्दाख के अंदर कई जो स्क्वाड्स बनाए हैं ड्रग्स के मैनेज को रोकने के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप एज ए डॉक्टर ड्रग्स के खदशा को दूर कराने के लिए किस तरह के मैसेज आप लद्दाख वासियों को देना जी ये बहुत अहम सवाल आपने पूछा है। जो बदकिस्मती से जो ड्रग इशू है ये पहले पंजाब में था, फिर हमारे यहाँ कश्मीर में आ गया। अभी कश्मीर में डेटा के हिसाब से 22 लाख से ज़्यादा आईवी ड्रग यूज़र है कश्मीर में जो इंजेक्शन यूज़ करते हैं, और गवर्नमेंट का डेटा है ये। और वहाँ से फिर हम पास में ये बॉर्डर में है, तो ये जो आग जो फैली है वो लद्दाख जैसे जगह पे पहुंची है। बहुत शायद लद्दाख के लोग बहुत और सारे चीज़ों के लिए एजिटेशन कर रहे हैं या बहुत सारे चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ के लिए वो आवाज़ उठाना चाहिए वो शायद इस चीज़ को नहीं उठा रहे हैं। इसमें से कुछ लोग हैं, मैं उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। लद्दाख पुलिस बहुत अच्छा काम कर रहा है, उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है। मैं लद्दाख पुलिस को लद्दाख मेडिकल एसोसिएशन और फाइमा की तरफ से सल्यूट करना चाहता हूँ। फिर चमस्ते मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है जिसको लीड करता है डॉक्टर पद्मा, वो बहुत अच्छा काम कर रही है इस चीज़ों में। फिर जो लद्दाख में जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, खासकर जो यूथ वाला है, चाहे वो LBA हो या अंजुमन मोइनुल इस्लाम हो या अंजुमन इमामिया वाले यूथ हो, या कारगिल के अंदर बहुत सारे आपके रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस भी या और यूथ भी कारगिल में बहुत ज़्यादा, कारगिल पुलिस भी जो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा कर रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं। और इसमें कुछ सोशल एक्टिविस्ट वगैरह है जो लद्दाख में ब्लड डोनेशन वगैरह, या गुलाम मोहम्मद लद्दाखी सोशल एक्टिविस्ट, या और भी कारगिल में आपको पता है बहुत सारे बाकरिया वगैरह हो गया, या और भी अल रिजा, वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन दुख मुझे ये होता है कि ये पब्लिक लोग है जो आगे आके कर रहे हैं। जिस लोग को हम सो कॉल्ड नेता चुन के हम आगे भेजते हैं, जिनका काम ही है आपको और मेरी परेशानियों को हल करना, वो लोग अपने सियासत अपनी इस कुर्सी के लिए लड़ते रहते। बस उनकी सारे स्टेटमेंट सिर्फ इस कुर्सी की रिलेटेड होगा। लद्दाख की भलाई, लद्दाख की कोई चीज़ में इम्प्रूवमेंट के लिए कोई भी लद्दाख की नेता नहीं आता है। खासकर जो बड़े बड़े एक्टिविस्ट जो खुद को कहते हैं वो लोग तो बिल्कुल कभी आगे नहीं आता है। वरना आप अभी डायरेक्टर हेल्थ जो ले ने अभी एक स्टेटमेंट दिया कि जो लद्दाख में सिर्फ जब ड्रग आता है ना, ड्रग में सिर्फ वो आप वो चत्तो बत्तो जिसको बोलते हो, या अभी नोब्रा वैली में अभी एक मैंने ऑर्डर देखा कि कूल लिप करके उस चीज़ को आपने मतलब बंद करने के किया है। वो बहुत छोटी छोटी चीज़ है। जो ड्रग एडिक्शन में ना बहुत कुछ होता है। अभी हमने कुछ महीने पहले मैंने एम्स दिल्ली से डॉक्टर विश्वदीप चटर्जी सर लेके गए थे, जो डॉक्टर पद्मा अंगो की मैम की उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन NGO के साथ टाई अप करके। तो जब मैं वहाँ पे गया तो बहुत मतलब मैं लिटरली मैं रोना आ गया था मैं इस चीज़ को देख के। आप सोच ही नहीं सकते हो कि ड्रग जो आपको लद्दाख को ना दीमक की तरह खा रहे हैं अंदर से। अभी मतलब मेरा ऐसा मानना है कि जो एक मुआशरा है ना, एक सोसाइटी बिल्डिंग्स बनने से, रोड बनने से, बड़े बड़े इमारतें बनने से, बाजारों को सजाने से नहीं बनते हैं। अगर कोई मुआशरा वो बनता है तो वहाँ की यूथ से बनता है, वहाँ की लोगों से बनता है। जब आपकी यूथ ही सही नहीं है, जब आपकी यूथ ही सब ड्रग पे चला गया, तो आपको 6 शेड्यूल मिल के भी, UT मिल के भी, मैं नहीं बोलता हूँ आप इस चीज़ के लिए परस्यू मत करो, आपका हक है, आप लड़ो, लेकिन उससे पहले आप लद्दाख की यूथ को तो बचाओ। जब आपकी यूथ ही नहीं रहेंगे, यूथ ही सब ड्रग पे चला जाएगा, तो आप लद्दाख में फिर किसको बिठाओगे? तो डेफिनेटली लोग तो इधर उधर से आके बैठना ही पड़ेगा आपके यहाँ, जब आपकी यूथ ही खत्म हो रहा है। क्योंकि लद्दाख जैसे बहुत छोटी जगह है, वहाँ पे आग की तरह फैल जाएगा ये ड्रग एडिक्शन जो है। और ड्रग एडिक्शन के साथ साथ आप बहुत जो खतरनाक बीमारी है वो है हेपेटाइटिस B, HIV एड्स और हेपेटाइटिस C। क्योंकि ये जो बच्चे हैं वो आपस में इंजेक्शन यूज़ करते हैं, तो वो जब फिर किसी को HIV एड्स या हेपेटाइटिस B C है, वो मान लो किसी से जाके शादी कर जाता है, तो उस बेचारी लड़की को भी हो जाएगा, फिर उनकी बच्चों को भी हो जाएगा। तो ऐसे आपका पूरा लद्दाख ही आपको इसमें चीज़ में बर्बाद हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से हमारे लोग मतलब कुछ लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को करना चाहिए वो उतना करते ही नहीं है। क्या अपील करना चाहेंगे आप? मेडिकल किस तरह के एडवाइस और अपील करना चाहेंगे? मतलब मेरा ये मानना है कि जब भी अगर आप
ड्रग एडिक्शन जब होता है ना, तो कहीं से मुझे ड्रग मिलता होगा तभी तो मैं ले लूंगा। आप उसकी जो सप्लाई कहाँ से आ रहा है उस चीज़ को रोकना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप लद्दाख पुलिस को, जैसे वो बहुत अच्छा काम कर भी रहा है। जैसे लद्दाख में अनफॉर्चुनेटली टूरिज़्म की वजह से ना, टूरिज़्म सिर्फ पैसा लेके नहीं आता है, टूरिज़्म साथ में बहुत कुछ लेके आता है। मेरे एक दोस्त है, डॉक्टर है, तो कुछ साल पहले जब वो हर साल 10 साल से लगातार लद्दाख जा रहे हैं, तो मैंने उससे पूछा यार भाई आप इतने लद्दाख क्यों जा रहे हैं, इतना तो मैं भी नहीं जाता हूँ। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि सर जो चीज़ लद्दाख में मिलती है और हमें मिलती है नॉन लोकल को, लोकल को चीज़ें वहाँ नहीं मिलते हैं, वो आपको मिलता ही नहीं, इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। इन सब की वजह से लद्दाख में खासकर होटलों में आप लोगों को यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत है। जो बाहर से जो लोग आता है, जो बहुत सारे लोग आपको लेबर बन के आते हैं लेकिन उनका बिजनेस कुछ और होता है। और आप जो गाड़ियाँ जो आती है कारगिल की तरफ से, या मतलब श्रीनगर की तरफ से, कारगिल से जो आता है या इधर से मनाली से आता है, उन सब पे कड़ी नज़र रखना बहुत ज़रूरत है। आप छोटे छोटे चीज़ को, कूल लिप को अच्छा है, आप बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन उससे नहीं होगा क्योंकि आपको जो ड्रग का मेन सोर्स है वो बाहर से आ रहे हैं। जब बाहर से अगर आप नहीं रोकोगे तो अंदर से फिर आप छोटी सी जगह है वो सारे कम्युनिटी को मिल जाता है। अभी बहुत सारे, आपको भी पता होगा, बहुत सारे डेथ्स भी हुआ है ड्रग एडिक्शन की वजह से। तो इस चीज़ को बहुत टाइम पे रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर, पेरेंट्स की किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है खासकर बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में, और लास्ट पे आप लद्दाख वासियों तक और लद्दाख के लीडर्स तक किस तरह की ख़ास आप अपील करना चाहेंगे और मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? जी, इसमें मतलब मैं ये देखता हूँ कि पेरेंट्स की इसमें कसूर है भी नहीं भी। आजकल बच्चे इतने शातिर हो गए तो वो पेरेंट्स को इन चीज़ों में हाथ में ना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। मतलब जैसे बाहर पढ़ने आता है, उनको यहाँ ड्रग्स से वो एक्सपोज हो जाता है। वो अगर ड्रग्स भी ले रहे हो, वो घर पे माँ बाप को फ़ोन करके ये बोल सकते हैं कि आप फ़ोन काटो, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, या वो कुछ भी गलत कर रहे हो वो ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन पेरेंट्स का मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आजकल बड़े बड़े हमने घर बनाए हैं, बेटी के अलग से घर, बच्चे के अलग से घर। जब ये चीज़ें अब आप उनको मौका देते हो ना, तो वो एक तो फ़ोन की जो, उससे भी जो एक गंदा जो एडिक्शन जो आजकल के ज़माने में हुआ है वो है पोर्न एडिक्शन है। जिस चीज़ से, मतलब ये तो ड्रग एडिक्शन से भी ज़्यादा गंदा है। और पोर्न एडिक्शन सिर्फ बच्चों में नहीं, ये मतलब ओल्ड एज या 50-60 साल के लोगों में भी पोर्न एडिक्शन का मतलब इंडिया मतलब बहुत विश्व में बहुत इसमें माना जाता है, टॉप 3 या 4 कंट्रीज में माना जाता है। तो जब आप बच्चों को ऐसे खुला छोड़ देते हो, जब उन पे निगरानी नहीं रखते हो, तो वो डेफिनेटली ड्रग्स जैसे चीज़ें या पोर्न एडिक्शन हो गया, ड्रग एडिक्शन हो गया, ये होना बहुत ज़रूरी है। और पेरेंट्स के इसमें बहुत बड़ा ये रोल है कि वो बच्चों पे हमेशा कड़ी नज़र रखे। आप बच्चे 8th पास नहीं हुआ, आप उनको आईफोन ला के, बड़े बड़े फ़ोन ला के देते हो। और ये जो फ़ोन ने जो ज़िंदगी और बच्चों का और माशरे को जो ख़राब किया है, शायद मुझे नहीं लगता किसी और चीज़ ने किया है। तो पेरेंट्स को, खासकर स्कूल टीचर, इसमें बहुत बड़ा रोल हो सकता है। और मतलब मेरे पेरेंट्स से ये मानना है कि आप बच्चों पे सख्ती ना करें, उनको प्यार से समझाएं, क्योंकि कोई भी बच्चा नहीं चाहता कि वो ड्रग एडिक्ट बन जाए। लेकिन ये आग ही ऐसा है, ये काम ही ऐसा है, आप मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप ड्रग एडिक्ट बन गए और आईवी यूज़र तक बन गया। और हज़रत अली का एक कौल है कि आपकी जो किसी की इंसान की अखलाक उसकी दोस्तों से पता चल जाता है। आप अपने बच्चों को, अपने या जो बेटियों को आप ऐसे लोगों के साथ रहने ना दें जो आपको लगता है कि ख़राब है या जिनकी उठना बैठना अच्छे लोगों के साथ नहीं है। और हैरानी की बात यह है कि लद्दाख में सिर्फ लड़कों में नहीं है ड्रग एडिक्ट, लड़कियों में भी अब आए हैं, औरतों में आए हैं। और एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी में नहीं, आप जांस्कर से लेकर नोबरा से चंगथांग से सारे कम्युनिटी के, हमें अगर लगता होगा कि नहीं नहीं ये कम्युनिटी करता होगा, ये रीजन करता होगा, इसमें रीजन, मजहब, जात दे के कुछ नहीं है। इनकी एक अलग कम्युनिटी बनी हुई है। और जो भी बच्चे ड्रग एडिक्ट, जो लोग हैं ड्रग एडिक्ट में जो फंसे हैं, मतलब मैं पर्सनल लेवल पे भी, अगर मैं पहले भी मैंने एक बार जिक्र किया था, मैं अभी एम्स न्यू दिल्ली में हूँ या मेरे कुछ कॉन्टेक्ट्स हैं, प्लीज़ अगर आपको कुछ अगर ऐसे परेशानियां आ जाती है, आप इस चीज़ में इन्वॉल्व हो गए हो, तो आप मुझे, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। वो चीज़ें हमेशा कॉन्फिडेंशियल रहता है। डॉक्टर्स और एक पेशेंट की जो
कुछ भी बातचीत होते हैं वो हमेशा मतलब कॉन्फिडेंशियल रहना हमें बहुत लाजिम होता है। मतलब मैं किसी चीज़ को मैं पब्लिक में मैं बोल नहीं सकता हूँ। अगर आप अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता पाते हो, दोस्तों को भी नहीं बता पाते हो, प्लीज़ मतलब मैं तमाम लद्दाख से, चाहे वो करगिल से लेकर थंग तक या चंगथंग तक या दराज तक मैं बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मेरे से कांटेक्ट करें। मेरे नंबर पूरा लद्दाख के लोगों के पास है, आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करें। मैं आपको पता ही नहीं चलने दूंगा कि आप मेरे से कांटेक्ट किया है, और दिल्ली जैसे जगह पे आके आपको उस चीज़ का हम इलाज करने की पूरी मैं कोशिश करूंगा। लीडर से क्या अपील करना चाहेंगे? लीडर से मतलब अनफॉर्चुनेटली यही है कि मतलब आप प्लीज़ थोड़ा इस चीज़ को आवाज़ उठाए। और भी चीज़ आते रहेगा, आप यूटी बनाए तो बहुत सारी चीज़ खुद ब खुद चीज़ें आ रही है, लेकिन आप इस चीज़ को स्ट्रिक्टली परस्यू करें। ख़ासकर ड्रग एडिक्शन जैसे चीज़ को बहुत ज़्यादा आप अपने लेवल पे उठाएं। और मेडिकल कॉलेज में प्लीज़, मेरा कुछ नहीं होने वाला मेरे अकेले का। आप ऐसे ही ब्लेम करते रहते हो लद्दाख में डॉक्टर्स को ये नहीं है, वो नहीं है, या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वो डॉक्टर लेके नहीं आएगा घर से, वो आपको और मुझे आवाज़ उठा के वो चीज़ें हमें मांग के ले आनी पड़ेगी। नहीं तो डॉक्टर जो जितना उनको आता है, जितना उनको पढ़ाया गया, वो उतना ही कर सकते हैं। मेडिकल फील्ड इतना एडवांस हो चुका है। एम्स जैसे जगह पे या शेर कश्मीर जैसे जगह पे, पीजीआई चंडीगढ़ जैसे जगह पे जब आप पेशेंट लेके जाते हो, हफ्ता महीना लगता है वहाँ पे डायग्नोस होने में। क्योंकि हेल्थ केयर जो हेल्थ में आजकल ऐसे बीमारियां हैं जिनको डायग्नोस करने में आपको महीना साल लग जाते हैं। तो लद्दाख के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से आप इतनी उम्मीद नहीं कर सकते जितना आप एम्स और पीजीआई से कर सकते हो। तो मेरे तमाम लद्दाख के लोगों से ये उम्मीद करता हूँ, खासकर लीडर से ये मैं गुजारिश करता हूँ। और उसमें से भी मैं जो श्री वीके सक्सेना सर है, हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और श्री आशीष कुंद्रा सर है, उनसे हमें बहुत सीनियर और बहुत रिस्पेक्टेबल और बहुत इन्फ्लुएंशियल वो लोग ब्यूरोक्रेट्स और लीडर है। तो आपसे हमें बहुत उम्मीद है आप अपने इन्फ्लुएंस को यूज़ करके सेंटर गवर्नमेंट में यूज़ करके लद्दाख में जो मेडिकल कॉलेजेस है, या मेडिकल ऑफिसर का रिक्रूटमेंट है, या बी ग्रेड कंसल्टेंट का हो, या डेंटल का सर्जन का, उसको प्लीज़ फास्ट ट्रैक पे आप लाने की कोशिश करिए, ताकि लद्दाख जैसे जगह पे कल गॉड फॉरबिड कुछ कैजुअल्टीज होता है तो आप विंटर जैसे आप जगह पे हुआ तो आप उसको लद्दाख से बाहर भेजना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इन सब को भी हमें नज़र रखते हुए लद्दाख में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, वो भी फास्ट ट्रैक पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं खासकर एमपी साहब से, आप आने वाले पार्लियामेंट में प्लीज़ आप लद्दाख की खासकर मेडिकल कॉलेज और हेल्थ केयर और ड्रग एडिक्शन को लेके प्लीज़ आप एक बार इस चीज़ को उठाइए, जिसको उठाना बहुत ज़रूरी है। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट तक सुनी जाती है, पूरे हिंदुस्तान सुना जाता है। लद्दाख में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को फास्ट ट्रैक पे बनाना सिर्फ मेरे लिए नहीं, डॉक्टरों के लिए नहीं, नर्सों के लिए नहीं, तमाम लद्दाख के लोगों के लिए, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स बाहर से आके बैठे हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो टूरिस्ट हो, उन सब के लिए ये चीज़ें फास्ट ट्रैक पे बनना सख्त से सख्त बहुत ज़रूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच, शुक्रिया आने के लिए। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर मेहदी, जो कि लद्दाख मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और इस वक्त एम्स में पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, और मेडिकल एसोसिएशन नेशनल जो फेडरेशन है उसमें भी एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। उन्हीं की ज़ुबानी ख़ासकर लद्दाख के हवाले से, मेडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कुछ इश्यूज़ उन्हीं की ज़ुबानी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़ पर्पल के अपडेट्स के लिए।